आपकी आवाज आपकी पहचान, कृति की आवाज और कृति की पहचान। और कृति को आप पहचानते ही हैं कि ऐसी प्रवक्ता जो आपके चिंतन के बारे में जानती है, बताती है, सलाह देती है, और आप एक मनोविश्लेषक हैं और हमारे साथ इस मंच पर आज उपस्थित हैं। वेलकम है कृति आपका अहमदाबाद से आज आपकी आवाज आपकी पहचान के इस मंच पर। आज का हमारा विषय बहुत ही संवेदनशील है, जिसके बारे में आपने सोचा तो जरूर होगा, सोच के फिर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे होंगे। न जाने क्या हुआ होगा, न जाने कैसे हुआ होगा, न जाने क्यों हुआ होगा, न जाने क्या कारण रहे होंगे। ऐसी बातें आप सोच के, और कुछ दिन होते हैं हमें भूलने की आदत होती है, हम उस बात को भूल जाते हैं। फिर वही विषय हमारे सामने आकर उठ खड़ा होता है और वही ज्वलंत प्रश्न हमारे मस्तिष्क में कौंधने लगते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मनोविश्लेषक कृति मेहता। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं कृति। और जो खासकर परीक्षाओं के दिन होते हैं, उन दिनों हमें पेपर में, टीवी पर, न्यूज चैनल्स पे यही सुनाई देता है कि उसने सुसाइड कर लिया। और खासकर तब उस युवा ने, उस स्टूडेंट ने, उस बच्चे ने जो तैयारी कर रहा था, जिस पे हमने बहुत सारी आशाएं गढ़ रखी थी, उसने ऐसा कर लिया। यह हमें पढ़ के बहुत दुख होता है। कौन सा कारण है या क्या बात है कि ऐसा होता है? नमस्ते सर, और सारे श्रोतागण को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अभी तो बहुत कम हो गया है रेशियो, लेकिन फिर भी 8 से 9,000 पूरे ईयर में, और ये स्टेट लेवल का ही मैं बता रही हूँ, तो ये रेशियो आज भी रहा हुआ है। और ये जो संख्या है वो अभी तो बहुत कैजुअल होने लगा है, क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस भी आई है। सबसे बड़ा ये चीज यहाँ पे काम कर जाता है कि लोगों का डर, जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो क्या होगा, पापा मम्मी क्या कहेंगे, अगर मेरा ईयर पूरा वेस्ट गया तो क्या होगा, मैं उन लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरा या नहीं उतरी। तो ये सारे जो विचार होते हैं वही रूट कॉज होता है। और रूट कॉज तो फिर वो आगे कुछ सोच ही नहीं सकता और कुछ समझ ही नहीं सकता है। और जैसे कि मान के चलो कि कोई भी विद्यार्थी नहीं अगर करते हैं सुसाइड, तो वो एकदम से सुसाइड नहीं करते, उनकी पैटर्न को हमें समझना पड़ता है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का मैं केस स्टडी करती हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स कंसल्टिंग के लिए भी आते हैं। तो सबसे पहले एक चीज होती है, और एक चीज ऐसी होती है कि वो सबसे पहले परेशान होते हैं कुछ सब्जेक्ट को लेकर, कुछ चीजों को लेकर, जिसके कारण क्या होता है कि वो नहीं बता पाते कि मैं इनके साथ नहीं फेमिलियर हो रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कुछ पता चल रहा है। ये क्या करते हैं हमारे समाज में, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जब कभी भी कोई इंसान डरा हुआ होता है तो उनको समझने की बजाय, सुनने की बजाय वो लोग क्या सहेलियत देते, अरे नहीं नहीं, जैसे कि हमारे टाइम में जैसे कहते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो इस तरह से उनको लोगों को ऐसा लगता है कि हम हौसला बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली उनको उस वक्त हौसले की जरूरत ही नहीं होती है, उनको सुनने की, उनको समझने की जरूरत होती है कि वो कह रहा है सामने वाला इंसान कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको सुनो, उनको समझो। नहीं तू कर सकता है, मतलब उसको नहीं आ रहा है, यहाँ से आप फोर्स दे रहे हो कि तू कर सकता है, तू कर सकती है। दोनों एनर्जी कहीं पे मैच ही नहीं हो रही है। फिर वो इंसान या जो लड़का है या लड़की है, वो क्या करेगा, फिर जिससे भी वो बात करते हैं या शेयरिंग करते हैं, वो करना थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं। जो माता पिता हैं, मदर फादर हैं, या
जो पारिवारिक माहौल है या सामाजिक माहौल है या जो सोसाइटी है, उसका प्रेशर भी कुछ असर डालता है उसके दिमाग पर, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो पढ़ने की ओर जा रहा है, और उसकी रुचियों का ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता, असल में वो क्या करना चाहता है और हम उससे क्या अपेक्षा करा रहे हैं, इसका कोई रोल है? ऑफ कोर्स है। देखो, पहला मैंने अभी तक 8 केसेस रोके हुए हैं। अभी तक मेरा मतलब ऐसे मैं मतलब जानबूझ के वो कोई बड़ी संख्या नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अभी तक 8 केसेस रोके हुए हैं सुसाइड होने से। और बहुत बच्चों का मतलब काउंसलिंग बहुत सारे बच्चों का किया हुआ है। उसमें कोई समाज का प्रेशर या किसी का प्रेशर नहीं होता है। जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी ना, उन्होंने बहुत मतलब जो ये 8 केसेस थे, उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस थे, तो उसमें मैंने 8 केसेस में एक चीज सिमिलर देखी। और दोनों तरफ से ऐसा ही था कि पहले लेटर वो लोग लिखते हैं कि डियर मम्मी पापा, और जितने भी लेटर मैंने अभी तक पढ़े हुए हैं उसमें सबसे पहला वर्ड यही आता है, डियर मम्मी पापा। तो आप वो साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। बच्चों के लिए उनके मम्मी पापा उनकी दुनिया होती है। उनको आप अगर नहीं जानते हैं या शायद जानते ही होंगे, आई एम सॉरी, बट मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो बच्चों की दुनिया होते हैं। उनको समाज की नहीं पड़ी है। कभी अगर ऐसा कुछ होता समाज की या सोसाइटी का प्रेशर, तो डियर सोसाइटी लिखते हैं, डियर कॉलेज या डियर यूनिवर्सिटी लिखते हैं। क्यों डियर मम्मी पापा ही लिखा? क्योंकि मम्मी पापा उन लोगों को कहीं ना कहीं पे डर है कि अगर मैं पास हुआ तो, अच्छे स्कोर नहीं किया तो, अगर मैंने उनकी अपेक्षाओं पे मैं नहीं खरी उतरी तो मेरे मम्मी पापा को दर्द होगा। बच्चे सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप को करते हैं। और ये बहुत सच में वो एक ट्रूथ है कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है, और माँ बाप की खुशी में बच्चों की खुशी होती है। ये एक ऐसा रिश्ता है ना, ये पूरा अनकंडीशनल लव है। और ये चीज बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो जनरेशन गैप में अभी जो पहले अभी बात बताई कि क्या कहीं ना कहीं पे अपेक्षाएं आ जाती है कि नहीं, बच्चा ये बच्चा वो है। और माँ बाप यही भी सोचते हैं कि चलो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ रीजन की वजह से पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते, अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनको सोचना पड़ेगा कि आपके समय परिस्थिति सब कुछ अलग थी, इनकी वहाँ पे अलग है। और अभी तो ऐसा जमाना आ गया है कि डिग्रियों के अलावा, जैसे मल्टी लेवल की कंपनियां हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनके वहाँ पे तो अभी सिर्फ डिग्रियां नहीं मांगते, स्किल्स भी मांगते हैं कि कौन से स्पोर्ट में आप एक्टिव हो, कौन सी आपकी हॉबी है, किस तरह से। तो यहाँ पे स्किल भी मैटर होती है। तो अभी सिर्फ पढ़ाई रही नहीं है कि चलो अच्छे 97% आ गए या 92% आ गए, उसी बच्चे को अच्छी जॉब मिलेगी। कभी कभार मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि 55-57% वाले स्टूडेंट्स, और उन लोगों का स्किल्स पावर बहुत अच्छा है, उन लोगों का और ज्यादा कोई सब्जेक्ट में अच्छा अचीवमेंट है और दूसरे भी कुछ अच्छी हॉबी है, उनके कारण भी वो लोग इतने अच्छे फील्ड में है कि शायद 92-97 वाले 25-30 या 40,000 कमा रहे हैं और 55% वाले 90,000 कमा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मार्क्स या वहाँ पे ये नहीं मैटर करता है। वो माँ बाप को भी समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा भी मतलब नहीं है कि चलो 55 ला दिए या 60-62 ला दिए तो कल जाकर ऐसा करेंगे। आप मेहनत पूरी तरीके से करो, लेकिन अगर नहीं आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, कुछ छूट जाता है, तो उसके लिए गंदे विचार नहीं लाओ कि सुसाइड लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपके लिए आपके माँ बाप जिस तरह से दुनिया है, उसी तरह से आपके माँ बाप के लिए आप ही उनकी दुनिया हो। तो यहाँ पे दोनों अल्टरनेटिव सोच समझ के बच्चे को आगे पढ़ाई भी करनी चाहिए, और माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे अच्छे नंबर लाता है तभी वो आपका अच्छा बच्चा नहीं कहलाएगा, वो जिंदगी में कहीं और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो उसको भी चांस दो। जिस तरह से आपके माँ बाप ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपको चांस दिया, तो उस तरह से आपका भी एक जवाबदारी होती है कि आप अपने बच्चे को भी चांस दो। और ठीक यहाँ पे हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि हम जो है वो बच्चा भी ये खुले रूप से कह दे कि ये मुझसे नहीं होगा, उसको इतना बोल्ड भी बनाना होगा कि हाँ, ये मुझसे नहीं, आप मुझसे मैथ्स की उम्मीद कर रहे हैं तो नहीं होगा,
मैं जो है सिंगर बनना चाहूंगा तो सिंगर ही बनूंगा, या मुझे पेंटर बनना है तो पेंटिंग करूंगा, मुझे डिजाइनर बनना है तो डिजाइन ही करूंगा। तो जो चीज उसकी रुचि है उसको भी उसमें शामिल रखना जरूरी है। हमें अपनी इच्छाओं को और अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों पर थोपना नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के द्वारा। मेरे ख्याल में मुझे ये समझ में आ रहा है। एक बात ऐसी कहिए जिससे सबसे पहले जो इस तरह का काम करने का या सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोच रहा है वो सबसे पहले उसको त्याग दे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? इसके लिए मैं ब्रह्मास्त्र बोलूंगी इसको। यह ब्रह्मास्त्र है। कोई विचार न आए, मतलब बच्चा क्या पूरी जिंदगी के लिए कितना भी फेल हो जाए ना तो यह विचार नहीं आएगा। और ये चीज है कम्युनिकेशन। आप किसी से भी बात करते रहिए, आपके जो भी विचार है, आपकी सफलता निष्फलता, आप क्या सोच रहे हो। जैसे कि मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल देती हूँ कि मैं भी खुद एक माँ हूँ, तो मैं हर रोज का, जैसे मेरी डॉटर आती है स्कूल से, तो मैं 1 से 1.5 घंटा मैं उसका पूरा 5-6 घंटे का उसकी जो भी बातें हैं मैं सुनती हूँ। अगर बच्चा एक बार बोल देगा ना कि मैंने स्कूल में ये किया, मैंने कॉलेज में ये किया, मेरे फ्रेंड्स ने ये किया, मैंने इस तरह से परफॉर्म किया, मैं यहाँ पे फेल हुआ, बच्चा अगर बोल देगा ना तो उसके दिमाग में वो चीज घर नहीं कर जाएगी। और दूसरा के माँ बाप को भी पता चल जाएगा बच्चा कहाँ से कहाँ जा रहा है, उससे बहुत अच्छी माइंड बात में है। कौन यानी संवाद जरूरी है, संवाद जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, और उसके दिल में क्या है, क्या चीजें चल रहा है, क्या सोच रहा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको जाने, उसको जनाते हुए आप जाने कि हाँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो उससे आप गति दे सकते हैं। जैसे पहले के समय में कैसा होता था कि जैसे बहुत टाइम के पहले की बात करूं तो 90s के ईरा में तो शाम का खाना जो होता था, अभी तो शायद हो पाता है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे घर में तो अभी भी हो रहा है। लेकिन जैसे शाम का खाना सब साथ नहीं होता है क्योंकि मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं बच्चे के लिए। और अभी तो क्या होता है कि जैसे मम्मी फूड बनाते बनाते भी अपने बेटियों से या अपने बेटे से बात करते रहते थे। अभी तो मम्मी भी वर्किंग वुमन बन गए हैं, पापा भी वर्किंग तो होता ही है सबका, और महंगाई भी इतनी बढ़ गई है तो बच्चों के लिए वो स्पेस नहीं रही हुई है। तो मैं इतना मानती हूँ कि रात को सोने के जाने से पहले रात का डिनर जब होता है तब साथ में खाना खाओ। साथ में खाना खाने से एक तो आपसी प्यार भी बढ़ता है और थोड़ा बहुत चर्चा करो कि जैसे पापा पूछते हैं या बेटा भी पूछ सकता है अपने पापा से कि पापा आपका कैसा बिजनेस चल रहा है, आपकी जॉब कैसे चल रही है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जिस तरह से अपना परिवार कैसे बनता है कि आपसी विचार का आदान प्रदान करना होता है। जिस तरह से विचार आदान प्रदान हो जाते हैं जहाँ पे उसका परिवार उसको स्वीकार कर लेता है ना कि नोटी है या मैथ्स में थोड़ा वीक है या सोशल साइंस में बहुत अच्छा है, परिवार अगर स्वीकार कर लेगा ना तो दुनिया की उसको परवाह ही नहीं है, फिर तो दुनिया से वो आराम से लड़ लेगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि पारिवारिक संरक्षण और वो भी मानसिक संरक्षण बहुत जरूरी है, और जो मोरल परिवार दे सकता है, जो बल दे सकता है, जो आत्मबल दे सकता है, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। ना तो वो दोस्त दे सकता है, ना इसमें। इसके साथ साथ आप इसमें कुछ व्यवस्था को लेके कुछ कहना चाहेंगे कि व्यवस्था कितनी दोषी है कि हम सिर्फ अंकों का जो गणित है कि इसने 99% ऑप्ट किए हैं या इसने 79 किए हैं, इसने 57 किए हैं, तो उसकी इस व्यवस्था को कितना दोषी मानते हैं? क्या ये स्किल को जांचने परखने का एक आखिरी और अंतिम उपाय है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, हर एक चीज जो भी परफॉर्म होती है ना, जब भी रियलिटी में आती है तो 50-50 होती है। व्यवस्था में अगर हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे जो भी इंडस्ट्रीज आई है, जैसे सोशल इंडस्ट्री बोलो या स्टडी रिगार्डिंग, हर रोज बहुत सारे बच्चे अच्छी कॉलेजेस और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब रखते हैं, अच्छे स्कूल में जाने का ख्वाब रखते हैं, लेकिन उनके लिए मैं भी मान लो कि सोसाइटी ने या जो व्यवस्था ने बनाया कि 95 होगा तो ही एडमिशन देंगे, ऐसा करेंगे ऐसा, तो यहाँ पे वो तो चलो गलती है ही शायद। तो एक जगह पे एक अच्छा चीज भी होगा कि चलो बच्चा इसके लिए मेहनत भी करेगा और इस तरह से सब लोग स्कॉलर बनेंगे। लेकिन दूसरी चीज हमारी भी है
कि ताली एक हाथों से बजती नहीं है। हम कहीं ना कहीं पे डोनेशन वाली सिस्टम भी ला चुके हैं, कहीं ना कहीं पे महंगी फी होती है, तो अगर महंगी फीस है, महंगे सारे सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ही वो अच्छा एजुकेशन होगा, वो भी हमारे दिमाग में घर कर गया है। सरकारी स्कूलों में आज बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, या बड़े बड़े अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो भी सीईओ है, वो थोड़े ही अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, वो लोग प्राइवेट स्कूल में ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज हमें गौर करनी है कि परिवर्तन हमारे से ही शुरू होगा। आज अगर मैं अपनी मातृभाषा में अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अगर इंग्लिश मीडियम में, या इंग्लिश मीडियम गलत भी नहीं है, चलो उसको दूसरी नॉलेज देना जरूरी है, लेकिन जहाँ पे मुझे मूल जो रूट कॉज है मुझे देना है, वो नहीं दे रही हूँ और बाकी सब दे रही हूँ, तो वो मेरी भी गलती है। हम कहीं ना कहीं सामने वाले को सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं ये सब कुछ देखकर, और उनको कहते हैं कि चलो मिनिमम इतना रखो, साथ में स्किल भी आप देखो, हॉबी भी देखो, उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है उसको भी देखो। इस तरह से अगर हम कर देते हैं तो हो सकता है कि कुछ स्कूलें आज भी मेरे ध्यान में है, और यहाँ अहमदाबाद में भी है, काफी सारे सिटियों में होगी, वहां पे बच्चों को बिना बैग के जाना होता है, स्कूल की बैग ले ही नहीं जानी होती है, वहां आती है, बच्चे को खाली हाथ ही ले जाती है, सिवाय के लंच बॉक्स अगर देना है तो ही, वरना फूड भी वहां से ही मिल जाता है, और बच्चे खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ वापस आते हैं। वहां पे पढ़ाओ और वहां पे खेलो और बाद में आ जाओ, घर से होमवर्क भी नहीं मिलता है, वहां पे ही सब कुछ। तो ऐसे स्कूल्स जो होती है या ऐसे कॉलेजेस जो होती है ना, वो सच में एक बहुत अच्छे लोगों का निर्माण करती है, क्योंकि जब बोझ नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा ना, तो बच्चे अपनी स्किल्स को, अपने माइंड को खुलकर डेवलप कर पाएंगे। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं सुसाइड क्यों करते हैं खासकर आज के युवा, और इस विषय को लेके हमारे साथ हैं कृति मेहता, अहमदाबाद से मनोविश्लेषक। कृति मेहता, हम जानना चाहेंगे कि प्यार से कहते हैं कि सबको जीता जा सकता है, तो परिवार से बच्चे को प्यार मिलना जिसकी वो अपेक्षा रखता हो और वो ना मिले और सिर्फ डांट ही डांट मिले, तो इसमें सुसाइड में इसका क्या, इस फैक्टर का क्या रोल है, क्या कहेंगे आप? प्यार कितना जरूरी है, उसको ये एहसास करवाना कि हाँ, हम सिर्फ तुम्हें कोई यंत्र मात्र ही नहीं मान रहे हैं, या अंक लाने वाली कोई कैलकुलेटर नहीं मान रहे हैं, तुम एक अच्छी हैसियत हो, एक व्यक्तित्व हो, और वो जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में। समझ में तो सर यही आता है कि जिस तरह से हमारे अधूरे सपने हैं या हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशन है, वो पहले बच्चों को समझना पड़ेगा, बच्चों की जो थिंकिंग है उनको समझना पड़ेगा। बच्चा अगर आपसे कुछ कह रहा है तो उनको बच्चा समझ के इग्नोर मत करो, वो चीज एक मैं कहना चाहूंगी। और जब तक बच्चा आपसे कह रहा है, कुछ शेयर कर रहा है, तब तक समझो कि तब तक तो आप जंग जीत चुके हो। लेकिन जिस दिन बच्चा आपसे कुछ कम्युनिकेट करना बंद कर दे, आपसे शेयर करना बंद कर दे, वो अगर चुप सा हो जाए और वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने लगे, जबकि वो सॉल्व करने की एज में नहीं है। देखो, एक 20-25 साल के बाद तो वो आ जाता है, लेकिन उसके पहले जब वो स्टडी कर रहा है तब वो सॉल्व नहीं कर सकता, तब उसको सहारे की जरूरत है। तो उसके साथ दीजिए, सलाह मत देना है। लेकिन होता कई बार ऐसा है कि वो बच्चा भी ये सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो ये सोच ही नहीं सकते, मेरे में जितनी दिमाग आ गई है, जितनी एनर्जी आ गई है, जितना मेरी सोच की दूरी है, उतना वहां तक तो ये पहुंच ही नहीं सकते। कई बार ऐसी एज जो है वो बड़ी संवेदनशील होती है, 16, 17, 18, तो ऐसे में उसको जो है वो कैसे कम्युनिकेट कैसे करे कि हम तुम्हें चाहते हैं, तुम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और तुम्हारी से ही हमारी दुनिया है सारी की सारी। तो उसको ये चीज जताए किस तरह से जाए, किस तरह से उसको जताया जाए, किस तरह से बताया जाए कि उसे महसूस हो, उस चीज का एहसास हो कि हाँ, मेरी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, हाँ, मेरे भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और सबसे ज्यादा मैं उन्हीं से जुड़ा हूँ, तो उनके प्रति मैं उत्तरदायी हूँ। तो ऐसे में उनको हम कैसे उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको संवेदनशील बना सकते हैं परिवार के प्रति, ताकि वो ऐसा कोई गलत कृत्य ना करे। सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेट करें।
प्रायोरिटी सेट करने से क्या होगा कि तुरंत मेन टॉपिक पे बात मत कीजिए, छोटी छोटी बातों पे बात कीजिए। जैसे कि कभी कभार ऐसा बोलना जरूरी नहीं होता है कि जैसे पेरेंट्स भी नहीं बोलते हैं और बच्चे भी नहीं बोलते हैं कि आई लव यू टू पापा एंड मम्मी, और बच्चे माँ बाप भी नहीं बोलते कि आई लव यू माई सन और माई हाँ, डॉटर। बोलने से नहीं, जताने की जरूरत छोटी है। जी छोटी जी। यस, तो जैसे छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे आपने, जैसे बच्चा भी पूछ सकता है आपने खाना खा लिया, माँ बाप भी पूछ सकते हैं कि चलो तुमने खाना खा लिया, पहुंच गए। जैसे हॉस्टल में कोई बच्चे रहते हैं तो हॉस्टल पहुंच गए, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है ना, तो वो कंसिडर होती है। देखो बड़ी बात कभी भी नहीं बनती है, छोटी छोटी बातें जुड़कर ही बड़ी बात बनती है। तो छोटी छोटी केयर किया करो कि चलो कल तुम्हें सर में दर्द था तो आज तुम्हारा कैसा है, कल तुम्हारा ये पेपर था या कल तुम्हारा ये सब्जेक्ट का था तो वो कैसा रहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा रहा, तुम्हारा रूममेट कैसा है, तुम्हें वहां पे एडजस्ट हो गया, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे है। छोटी छोटी बात करके उनसे क्लोज आओ उनको। और ये शुरुआत मैं जितना मानती हूँ तो पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा, बच्चे नहीं करेंगे। आज के जनरेशन के बच्चे इतने खुलकर बात नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स को 2 4 10 एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि 10 एफर्ट्स के बाद ही उनको रिजल्ट मिलता है, तो थोड़ा कंटिन्यूटी में लाना पड़ेगा क्योंकि ये उनके बच्चों के लिए जरूरी है। बच्चे हाथ से चले जाए उससे पहले ऐसा है कि थोड़ी सी बाउंड्री सेट करके उसको अपना बना लिया जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो छोटी छोटी केयर करो, छोटी छोटी कम्युनिकेट करो, उनको प्रायोरिटी दो। जैसे बच्चों को छोटी मोटी गिफ्ट, जैसे बच्चे को चॉकलेट पसंद है या उसको नॉर्मली उसको स्पोर्ट्स पसंद है तो उसको स्पोर्ट्स शूज दे दो, या थोड़ी सी छोटी मोटी गेम जो आती है उसको दो। तो इससे वो उसको लगेगा कि नहीं उनकी प्रायोरिटी सेट हो रही है, वो भी कुछ मान्य रखता है। क्योंकि बच्चा, आज का जनरेशन का बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मम्मी भी जॉब कर रही है, पापा भी जॉब कर रहे हैं, दोनों को पैसों की पड़ी है, मेरी तो पड़ी नहीं है। फिर वो अटेंशन सीकर बन जाता है और वो अपना अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, जिसे हम कहते हैं कि आज के बच्चे तो बहुत शरारती है, बहुत कुछ समझते नहीं है, बदतमीज हो गए, मुंह पे जवाब देने लगे। कोई ऐसा ही मुंह पे जवाब नहीं देता है, उनको जो प्रायोरिटी जो उनका होता है वो नहीं होता है, तभी जाके वो देते हैं। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं कृति मेहता को। मनोविश्लेषक हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं सुसाइड पे। वो कृत्य जो अपराध भी है और सामाजिक अपराध भी है, पारिवारिक अपराध भी है, और एक ऐसा अपराध जिसको किया नहीं जाना चाहिए। इसको रोकने के लिए हम एक स्टेज ऐसी आ गई। हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हैं अहमदाबाद गुजरात से मनोविश्लेषक, और आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए, आपकी स्किल को, और वो स्किल जो आपके दिमाग के मंथन को और गति देगी और आप कुछ सोचने के लिए मजबूर होंगे, उसके लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद गुजरात की कृति मेहता। कृति, हम ये जानना चाहेंगे और सुनने वाले भी ये चाहेंगे कि इसको रोकने के लिए, सुसाइड को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, हम सब मिलके क्या कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ना हो। और दूसरी बात, जो आज गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, आज का जो तकनीकी युग है, उसको आप कितना रेस्पॉन्सिबल मानती हैं? इसमें जो तकनीक है ना, वो जितनी बढ़ी है उसके साथ साथ सुसाइड करने की तकनीक भी बढ़ी है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? एक तो वो बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मल्टीमीडिया आजकल बहुत बढ़ गया हुआ है। जैसे एंटर होते ही किसी के घर में भी आप देखोगे तो लैपटॉप, टीवी और मोबाइल, ये तो प्रायोरिटी लिस्ट में ही होगा। और अगर नहीं होता है तो मान लो कि आप दुनिया से अलिप्त हो, आपके पास दुनिया का नॉलेज ही नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए कि मल्टीमीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स अगर बच्चों को अपना मोबाइल दे रहे हैं या उनके पास बच्चों का खुद का, अभी भी ऐसा है बहुत सारे बच्चे के खुद का मोबाइल कोरोना के बाद तो आ ही गया है क्योंकि उनको स्टडी करना रहता है सब कुछ, तो वो क्या देख रहे हैं और किस तरह सा कंटेंट उनके दिमाग में जा रहा है वो एक आप देखना शुरू करो।
दूसरा जो है कि उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत करवाओ, क्योंकि जैसे इंडोर बच्चे होंगे ना, तो इंडोर में रहने वाले बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी ही ऐसे डिप्रेशन का शिकार बनते जाएंगे और रिजर्व नेचर के रहेंगे। जब वो ग्राउंड एक्टिविटी करेंगे, बाहर स्पोर्ट्स में खेलेंगे, तो फिजिकली भी फिट रहेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, तो उनके विचारों का आदान प्रदान भी होगा। तीसरा है कि आजकल के बच्चे कहीं पे भी सामाजिक प्रसंग होते हैं कि जैसे किसी का शादी ब्याह है, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो बहुत कम जाते हैं। अगर आपसे दोस्ती है तो कहीं होटल में जाकर सेलिब्रेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर परिवार का कुछ होता है तो बहुत जल्दी घुल मिलते नहीं है। तो बच्चों को फोर्सफुली मत ले जाओ, लेकिन कहीं पे अगर दो बात वो लोग उनकी मानते हैं तो दो बात आप उनकी भी मनवाओ और कहो कि यहाँ पे तो चलो आना है। तो सोशल गैदरिंग जितना रहेगा, सोशल एक्टिविटी जितनी रहेगी, वो भी एक अच्छा चीज रहेगा। और साथ में ही घर में मत रहो। जैसे वीकेंड आता है, भले ही आप आसपास के किसी गार्डन में चले जाओ, किसी मंदिर, कोई मंदिर है, अभी तो मंदिर के साथ भी बहुत सारे अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव पॉइंट होते हैं, तो वहां पे आप दर्शन के लिए चले जाओ या कहीं और पिकनिक के लिए चले जाओ, लेकिन पारिवारिक के साथ थोड़ा करो, जिससे मल्टीमीडिया का असर थोड़ा कम रहेगा। और दूसरा कि अपना बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, तो दिन में 1 या 2 बार आप एक बार चेक करके देखो कि बच्चा क्या अपने दिमाग में ला रहा है। और अगर कहीं गलत ला रहा है तो उसको बातों बातों में कहीं पे ऐसा सजेस्ट भी करो कि देखो ये सब कुछ बताता है ना मल्टीमीडिया में, उसमें 70-80% तो गलत ही होता है, हार्डली 20% होता है। और ये बहुत अच्छे लोग जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं ना, उनके पास जैसे मैं एक नाम लेना चाहूंगी, MS धोनी, अपने बहुत अच्छे क्रिकेटर। MS धोनी आज भी कीपैड वाला जो नॉर्मल नोकिया का जो फोन आता था, वैसा ही फोन आज भी यूज कर रहे हैं। उनके पास आज भी एंड्रॉइड फोन नहीं है। वो उनके सेक्रेटरी या बहुत अच्छे लोग जो उनके साथ आसपास रहते हैं, वो लोग रखते होंगे और उनको अपडेट देते, लेकिन उनके पास ये फोन नहीं है, वो नॉर्मल फोन ही रखते हैं। तो जो लोग सच में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, सेलिब्रिटी बने हुए हैं, उनके पास ये सब मल्टीमीडिया, लैपटॉप, ये सब कुछ के लिए टाइम ही नहीं है। वो लोग अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं कि मैं और बेटर एंड बेटर कैसे हो सकता है। और सबसे अच्छा कि वो बुक लवर होते हैं। वो बहुत अच्छी और मोटिवेशनल बुक तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सारी इंस्पायर करने वाली सारी बुक जो होती है, वो बुक पढ़ते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, परिवार का ग्रोथ करते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं। तो अच्छी बुक्स भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। बिल्कुल, पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का तो आजकल वो रहा ही नहीं। जैसा भी हो, लैपटॉप से देख लिया, उधर से मोबाइल से देख लिया और उससे पढ़ लिया, उससे सुन लिया। तो इस तरह से भी हम शॉर्टकट जो है, स्मार्ट बनने के चक्कर में शॉर्टकट वे देखते हैं और उसमें कई बार हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। यस, इसी बात पे मैं और एक भी बात करना चाहूंगी कि अभी एक चीज आप गौर करना कि काफी बच्चों के बाल छोटी उम्र से, मतलब 18-19 साल के होंगे ना, तो भी बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे या बाल व्हाइट भी होने शुरू हो जाएंगे। क्यों होता है? बिल्कुल गंजापन आ जाता है। ब्लूटूथ पहनना, यस, ब्लूटूथ पहनने की वजह से। क्योंकि ब्लूटूथ पहनने की वजह से क्या होता है कि जो रेडिएशंस जाते हैं, और ये जो ब्लूटूथ, ये लोग कहते हैं कि हम मोबाइल से थोड़ा दूर रहते हैं, मोबाइल से भी हार्मफुल, मोबाइल पूरा ही हार्मफुल है। मोबाइल आप दूर से यूज करो, ब्लूटूथ पहन के यूज करो, लैपटॉप से यूज करो, आप टीवी के साथ कनेक्ट करके यूज करो, किसी भी तरह से ये सारा रेडिएशन है। और ये सारे रेडिएशन, जो लोग घर में पूरा दिन वाईफाई लगा के रखते हैं, उनके घर में अगर 5 लोग हैं ना, तो इन फ्यूचर याद रखना कि 5 साल के बाद किसी एक को कैंसर होगा ही होगा, और वो रेडिएशन का कैंसर होगा। अगले 5 सालों में ये चीज आने वाली है, कैंसर मैक्सिमम रेडिएशन के, क्योंकि आज के घर में सबके घर पे वाईफाई तो रहता ही है। और ये से करते हैं। मल्टीमीडिया किसने बढ़ाया है? हम लोगों ने तो बढ़ाया। न्यूज़पेपर अभी कोई भी लेता नहीं है। बुक्स जो होती है लो लाइब्रेरी में पड़ी रहती है, कौन पढ़ता है? लाइव बुक्स आप पढ़ के देखो, उसकी एनर्जी लेके देखो, उनके ऑथर के साथ आपका इतना अच्छा, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑथर आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना रहा है, और वो आप फील कर। जो लोग सुनते हैं, या मैं किसी आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, तो जो लोग सुनकर, जो जिनके पास टाइम नहीं है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास वेकेशन का पीरियड है, कुछ समय है, हर रोज के मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि 10-15 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो,
रात को सोने से पहले 2 पेज अच्छी रीड करके आप सो जाओ और इस तरह से पढ़कर सो जाओ, आपके माइंड में अच्छे थॉट आएंगे। सुबह में उठकर भगवत गीता का पाठ करो या कुछ भी जो भी आपका धर्म है, तो जिस तरह से आपका धर्म है उसी स्पिरिचुअल नॉलेज लो, आप पूरा एनर्जेटिक फील करोगे। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप टू बी रियल रहोगे, किसी से कंपेयर करने की कहाँ जरूरत है। वो अपनी एनर्जी में बेस्ट है, हम अपनी एनर्जी में बेस्ट है, कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं है ना कहीं पे। तो कृति मेहता से हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप कौन सा ऐसा एक वाक्य कहना चाहेंगी, एक ऐसी लाइन जिससे आज के बच्चे जो है वो सुसाइड की ओर प्रेरित ना हो, उससे दूर रहे, सुसाइड से दूर रहे, क्या कहेंगी आप? बस एक लाइन तो यही है कि सफलता और निष्फलता लाइफ का पार्ट है। वो सफलता और निष्फलता पूरी लाइफ आपकी डिसाइड नहीं करती है, आपकी लाइफ सफलता और निष्फलता ऑफकोर्स डिसाइड करती है। तो बी यू, बी सक्सेसफुल एंड प्लीज एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि ये जिंदगी एक ही है और बार बार नहीं मिलती है। सो एंजॉय योर लाइफ। बिल्कुल, और मैं यही इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कृति के साथ अपनी बात को कि यदि मैं आपको कहूंगा कि आप एक चींटी बना दीजिए, आप बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं, तो आप एक चींटी का निर्माण नहीं कर सकते। और आपका निर्माण भी इस सृष्टि ने किया है, आपके माँ बाप ने किया है, उन्होंने बनाया है। तो ना तो आपका अपने शरीर पर हक है और ना ही आपकी जो आत्मा है या रूह है उस पे हक है। इसलिए उसको खत्म करने का, अपराध करने की कभी सोचे ही ना। आप एक छोटी सी चींटी को नहीं बना सकते, तो आप अपने आप को कैसे खत्म कर सकते हैं? ये विचार लाना ही सबसे बड़ा अपराध है। इस बात को, इस बोध को आप जानेंगे, समझेंगे, तो शायद आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। और आज के इस हमारे डिस्कशन का यही उद्देश्य है कि आप इस तरह की बात, चाहे सफलता और असफलता, जैसा कृति ने कहा, ये दोनों पहलू हैं। एक छोर से हम चलते हैं, दूसरे छोर तक पहुंचना है। जरूरी नहीं है कि हम उस छोर तक पहुंचे ही, हम मंजिल पे पहुंचे ही। कई बार रास्ते में, बीच रास्ते में भी हमें मंजिलें मिल जाती हैं और वही हमारा ठहराव हो जाता, और वहीं से हम एक नए दिशा को, एक नए डाइवर्जन को, एक नए उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर बनना या एक इंजीनियर बनना ही दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनना हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं इस सृष्टि में, बहुत सारे कृत्य हैं जिसके लिए हमें ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। तो हमें जरूर इस बात का ख्याल करना है, ध्यान करना है। कृति मेहता हमारे साथ रहीं और इतनी अच्छी जानकारी आपके लिए दी। उम्मीद है कि आप इसको सुन के ऐसा नहीं सोचेंगे। धन्यवाद कृति आपका।